हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आकाश यादव फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी सेंटर पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूं वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि क्लास 12 फिजिक्स पहली पार्ट 1। भाई फिजिक्स भाग 1 से कुछ में ऐसी परिभाषाएं हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपको पढ़ के जाना है भाई। देखिए भाई, ना मैं यहाँ पास देखिए सभी 2 या 3 नंबर वाली चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ। जो चीज़ें जो परिभाषाएं 2 नंबर 3 नंबर में आती हैं उनकी बात यहाँ करने वाला हूँ भाई। अब आप देख सकते हैं, देखिए ना मैं यहाँ न्यूमेरिकल की बात करने आया हूँ भाई, न्यूमेरिकल ना मैं यहाँ न्यूमेरिकल बताऊँगा और ना फिर कोई डेरिवेशन बताऊँगा। हम यहाँ पास सीधा भाई आपको हम बता रहे हैं कि हम आपको जो बात करने वाले हैं वो है सीधा सीधा किस पर, परिभाषा पर। भाई कौन सी परिभाषाएं हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं और किस चैप्टर से कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, ये हम आपको बताने वाले हैं। और ना कि हम यहाँ न्यूमेरिकल और डेरिवेशन। भाई इसके लिए मैं अगली वीडियो लेकर शाम तक आऊँगा, लेकिन ठीक है, मैं आज ये परिभाषाएं आपको परिचित कराए दे रहा हूँ कि कौन कौन सी परिभाषाएं हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, वीडियो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहें और ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना भाई। अब स्टार्ट करते हैं कि भाई वो कौन से टॉपिक हैं जो कि हमको पढ़ के जाना है, समझिए भाई। हम देखते हैं कि पहला चैप्टर 1, हमारा चैप्टर 1 क्या है कि विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। भाई हमारा एक प्रथम कर्तव्य ये होता है कि चैप्टर का जो नाम है, किसका, चैप्टर का जो नाम है उससे हमको अच्छे से परिचित होना चाहिए। तो विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, ये है हमारा चैप्टर। तो मेरा मतलब भाई यहाँ पास ये विद्युत आवेश जो है ये आपका क्लियर होना चाहिए और यहाँ पास विद्युत क्षेत्र भी आपको पता होना चाहिए। तो बात करते हैं इधर परिभाषा क्या है, समझिए भाई। पहली परिभाषा जो है हमारी वो है कि विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपको पढ़ना है भाई। दूसरा क्या है, कूलाम का नियम। भाई कूलाम का नियम क्या है, और विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी आपको एकदम रट लेना है, समझ लेना है भाई। विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण ये आपको एकदम रट के जाना है। और विद्युत बल रेखाएं तथा विद्युत क्षेत्र रेखाएं। समझिए कि विद्युत क्षेत्र, भाई विद्युत क्षेत्र का होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या है, ई बराबर एफ अपान इप्सिलॉन नॉट, सॉरी भाई, ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट, यही है। इसको हम अगर पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि भाई एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले कूलाम बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब कूलाम का नियम क्या था भाई, कूलाम के नियम से हमको मिला क्या था, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। भाई यही मिला था हमको कूलाम के नियम से, यही तो मिला था भाई। कूलाम के नियम से हमको यही मिला था कि एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर, जहाँ पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हमारी क्या है भाई, नियतांक है, जिसको हम बोल सकते हैं कि के। अगर इसका मान 1 रख देते हैं तो एफ बराबर Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर, यही बचता है ना। ये था हमारा कूलाम जी का नियम। चलिए देखते हैं कि चैप्टर 2 से कौन कौन सी परिभाषाएं हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं चैप्टर 2 की। भाई चैप्टर 2 में कौन कौन सी परिभाषाएं हैं देखते हैं। ये आ गया हमारा चैप्टर 2, विद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय। हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि भाई चैप्टर का नाम जो है उससे हमको बहुत अच्छे से परिचित होना चाहिए। तो विद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय। तो सर्वप्रथम पहला टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा भाई, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ये चीज़ हमको जानना जरूरी है। और गॉस की प्रमेय, भाई गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस की प्रमेय क्या है भाई गॉस की प्रमेय क्या मिली थी हमको कि किसी बंद पृष्ठ में एकांक धनावेश के कारण गुजरने वाला
के कारण गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कुल वैद्युत फ्लक्स आवेश कौन से आवेश भाई? आवेश क्यू नॉट के 1/ε0 गुना होता है। यही था हमारे गॉस के प्रमेय का जो हमारा एक स्टेटमेंट था, वो ये था भाई, समझना। अगर इसको हम फिजिक्स की भाषा में जैसे लिखा जाता है वैसे लिख रहे हैं तो इसको लिखते हैं फाई ई से, फाई ई बराबर F/1/ε0। भाई ये समझना, कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स के आवेश क्यू नॉट के 1/ε0 गुना, भाई अगर हम इसको लिखें कि क्यू नॉट गुणे 1/ε0 तो ये अलग थोड़ी ना है भाई, ये वही चीज़ है ना कि Q/ε0। तो चलिए ठीक है भाई, ये था हमारी गॉस की प्रमेय का जो भी हमारा फार्मूला निकल के आया, वो यही था भाई, वो यही था। चलिए देखते हैं भाई अगला टॉपिक क्या है हमारा, ये देखते हैं भाई। चलिए अगला क्या था कि गॉस की प्रमेय, गॉसियन पृष्ठ। भाई गॉसियन पृष्ठ आपको एकदम पढ़ के जाना है। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? गॉसियन पृष्ठ चलिए ठीक है भाई, गॉसियन पृष्ठ देखते हैं। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है भाई, ये चीज़ क्लियर करना है कि गॉसियन पृष्ठ किसे कहते हैं। और आखिरी पॉइंट जो हमारा बच रहा है वो है कि घन कोण किसे कहते हैं। भाई घन कोण से आप लोग परिचित होंगे कि घन कोण क्या होता है। घन कोण क्या होता है ये चीज़ से आप परिचित होंगे भाई कि कहते किसे। घन कोण को ओमेगा लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई? ओमेगा से, ओमेगा लिखते हैं। और ये लास्ट में निकल के आता है कि ओमेगा इक्वल टू कितना आता है? 4 ओमेगा इक्वल टू 4 एक सूत्र और मिलता है हमारा, ओमेगा बराबर 1 cos थीटा अपान में क्या मिलता है? r²। तो चलिए अब भाई 2 चैप्टर की बात क्लियर हुई, अगले चैप्टर की बात करते हैं कि अगला हमारा क्या है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 देखते हैं। चलिए भाई तीसरा चैप्टर हमारा कौन सा है? विद्युत विभव। भाई विद्युत विभव जो कि बहुत बढ़िया चैप्टर है। विद्युत विभव से आपको क्या पढ़ना है भाई? सर्वप्रथम विद्युत विभव एवं विभवांतर क्या होता है भाई? ये विद्युत विभव और विभवांतर क्या होता है ये हमको क्लियर करना है कि विद्युत विभव और विभवांतर में अंतर क्या है भाई, विभवांतर क्या होता है और विद्युत विभव क्या होता है, ये चीज़ आपको क्लियर करना है। V बराबर W/Q, शायद यही फार्मूला मिलके आएगा, आप क्लियर करना भाई इसे। और विभव प्रवणता दूसरा पॉइंट है हमारा कि विभव प्रवणता क्या होती है। विभव प्रवणता देखिए भाई, विभव प्रवणता समझते हैं इधर कि विभव प्रवणता होती क्या है। विभव प्रवणता मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। विभव प्रवणता भाई इसका सूत्र जो निकल कर आता है, हम विभव प्रवणता को ई से लिखते हैं, ई बराबर -del V/में del x। कहने का मतलब एक समान, अगर वैद्युत क्षेत्र समान है तो विभव परिवर्तन के साथ साथ दूरी में जो परिवर्तन होता है वही कहलाता है विभव प्रवणता। भाई यहाँ पास ये क्या हो जाएगा? विभव में परिवर्तन दर्शा रहा है, और ये क्या दर्शा रहा है? डेल लगा है ना भाई, डेल मतलब होता है परिवर्तन, यक्स जो है वो दूरी में परिवर्तन को दर्शा रहा है। तो कहने का मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं भाई, और क्या था हमारा, देखते हैं भाई क्या था हमारा विभव प्रवणता के बाद। यहाँ पास समविभव पृष्ठ। भाई क्या है? समविभव पृष्ठ। ये समविभव पृष्ठ क्या होता है ये समझते हैं भाई। समविभव पृष्ठ क्या होता है? समविभव पृष्ठ समझते हैं भाई कि ये समविभव पृष्ठ आखिर होता क्या है। कि समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ है जिसके सभी बिंदुओं पर विभव क्या होता है? समान होता है भाई। समविभव पृष्ठ एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए, मतलब सभी बिंदुओं पर विभव क्या होता है? समान होता है। विभव समान होता है।
यही होता है समविभव पृष्ठ। अब देखते हैं भाई हमारा अगला टॉपिक क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है भाई? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भाई, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित कीजिए। देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है भाई। देखना कि यदि विभव 1 वोल्ट हो, कहने का मतलब विभव कितना हो? 1 वोल्ट हो। यदि विभव 1 वोल्ट हो तो इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है भाई। समझिएगा, कहने का मतलब V बराबर W/E। यदि विभव क्या हो? 1 वोल्ट हो, विभव V का मान अगर 1 रख दिया जाए, समझना इधर समझना भाई कि V का मान अगर 1 रख दिया जाए तो देखिए 1 हो जाएगा इक्वल टू W/E। तो W बराबर आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब समझें कि यदि विभव का मान अर्थात विभव 1 वोल्ट कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। इसका मान हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻90 जूल। क्या हो जाएगा? जूल। चलिए भाई आगे देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है, देखते हैं आगे। देखते हैं भाई अगला चैप्टर 4 से क्या क्या बचा है। चैप्टर 4 है भाई संधारित्र तथा परावैद्युतांक। संधारित्र तथा परावैद्युतांक भाई क्या होता है संधारित्र? इसमें आपको पढ़ना क्या है भाई? पहला टॉपिक है हमारा कि विद्युत धारिता किसे कहते हैं। ये आपको रटना है, विद्युत धारिता किसे कहते हैं। और संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। मात्र आपको जो बता रहे हैं भाई यही पढ़ के जाना है। अगर आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत हो रही है तो मैं तो भाई एक यही सजेशन देना चाहूँगा कि अगर न्यूमेरिकल आपको नहीं आ रहा है तो परेशान मत होइए, उतना आप परिभाषाएं याद करिए, आपका बराबर हो जाएगा भाई। टाइम वेस्ट मत करिए। यहाँ पास कह रहा है कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, ये आपको याद करना है। और परावैद्युतांक का भंजक विभवांतर। एक बात यहाँ पास नोट करना भाई, एक बात नोट करना कि भंजक विभवांतर, भाई भंजक विभवांतर बोलो या फिर भंजक सामर्थ्य बोलो, सामर्थ्य, ये इसमें कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए भाई। भंजक विभवांतर और भंजक सामर्थ्य दोनों एक चीज़ है भाई। यहाँ पास आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो चलिए ये चैप्टर 4 से मात्र आपको 3 या 4 परिभाषाएं हैं, बस ये याद करना है। चलिए चैप्टर 5 चालन से देखते हैं कि विद्युत चालन से हमको क्या पढ़ना है भाई। विद्युत चालन से देखते हैं भाई। विद्युत चालन आपको यहाँ से क्या पढ़ना है भाई? विद्युत चालन से आपको पढ़ना क्या है? देखिए विद्युत चालन से आपको देखिए चैप्टर नंबर 5 से आपको अनुगमन वेग, अनुगमन वेग भाई। अब एक बात समझना, अनुगमन वेग को कहते क्या है? अफवाह वेग, अफवाह वेग। ये भी आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए कि अफवाह वेग और अनुगमन वेग भाई कोई अंतर नहीं, दोनों वही चीज़ें हैं। और धारा घनत्व क्या है भाई? धारा घनत्व आपको पढ़ के जाना है कि धारा घनत्व क्या है। धारा घनत्व होता है, इसको जे से लिखते हैं, जे बराबर I/A। यही होता है। कहने का मतलब विद्युत धारा तथा क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। चालकता एवं प्रतिरोध भाई, चालकता एवं प्रतिरोध ये चीज़ें ध्यान देना कि चालकता क्या है। और जब ये चालकता और प्रतिरोध याद हो गया तो विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता ये दोनों आपकी मुट्ठी में है भाई। अब बच का रहा है यहाँ पास हमारा ओम का नियम भाई। ओम का नियम जो बच रहा है, ओम का नियम किसका? ओम का भाई, ओम का। ये आपको बढ़िया से याद करके जाना है। चैप्टर 5 से मात्र 4 टॉपिक हैं। कौन से? अनुगमन वेग है भाई, धारा घनत्व है, चालकता एवं प्रतिरोध है, ओम का नियम है, विशिष्ट प्रतिरोध एवं विशिष्ट चालकता है। जब चालकता और प्रतिरोध आ गया तो विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता दोनों आ जाएगी। चलिए ठीक है, चैप्टर 6 से देखते हैं कि क्या है भाई चैप्टर 6 में। चलिए भाई देखते हैं कि चैप्टर 6 से हमारा क्या है। चैप्टर 6 से कौन कौन से टॉपिक हमारे हैं ये समझते हैं। चैप्टर 6 क्या है? किरचॉफ का नियम एवं विद्युत परिपथ। बढ़िया चैप्टर है भाई, किरचॉफ का नियम एवं विद्युत परिपथ।
सबसे पहला नियम भाई, सबसे पहला हम यहाँ ये बोलेंगे कि किरचॉफ का नियम की बात है। चैप्टर का नाम क्या है? किरचॉफ का नियम। भाई किरचॉफ का नियम है, किरचॉफ का नियम है तो कम से कम किरचॉफ का नियम तो पता ही होना चाहिए भाई। तो पहला तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन सा? किरचॉफ का नियम। ये किरचॉफ ने दो नियम दिए थे भाई, एक दिया था संधि का नियम, संधि का नियम, इसे धारा का नियम भी बोलते हैं, धारा का नियम। दूसरा दिया था पास का नियम, पास का नियम। भाई ये दोनों आपको पता होने चाहिए। न्यूमेरिकल अगर आ रहा है तो भाई वो किरचॉफ के पास के नियम से आएगा, और अगर नियम पूछ रहा है तो शायद वो संधि का भी पूछ सकता है, पास का नियम, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन न्यूमेरिकल अगर इस पे बेस्ड आ रहा है तो हमारा पास के नियम से संबंधित होगा। तो चलिए, ये था किरचॉफ के दोनों नियम को आपको याद करना है। और यहाँ पास क्या है भाई कि विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। भाई विद्युत वाहक बल ये भी आपको याद करना है। विद्युत वाहक बल क्या होता है भाई? एकांक परीक्षण धनावेश को पूरे परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसको भी लिखते हैं ई से, तो होता है ई बराबर W/Q0 हो जाता है भाई, यही हो जाता है विद्युत वाहक बल। आंतरिक प्रतिरोध, भाई आंतरिक प्रतिरोध भी आपको पढ़ना है कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। ये आपको, इसको लिखते हैं स्मॉल आर से भाई, ये आपको पढ़ना है। आंतरिक प्रतिरोध ये क्या होता है, ये आपको ध्यान देना है कि आंतरिक प्रतिरोध पढ़ के जाना है। व्हीट स्टोन सेतु, मीटर सेतु, विभव मापी। भाई व्हीट स्टोन सेतु, मीटर सेतु, विभव मापी, इन सब के बारे में ये 30% में लेस किए गए हैं, लेकिन आपको मात्र 1 या 2 बार इसको देख के जाना है। भाई एग्जामिनर के मूड को हम कुछ नहीं कह सकते। व्हीट स्टोन सेतु, मीटर सेतु, विभव मापी, ये तीनों आपको देख के जाना है। हालांकि 30% में लेस माने गए हैं, लेकिन नहीं, आप देख लेना, कुछ नहीं जाता भाई, 5 मिनट 10 मिनट में कुछ नहीं जाता, आप ये तैयार करके जाना। चलिए आगे बात करते हैं किरचॉफ के, किरचॉफ चैप्टर का हम पूरा बता दिए कि क्या क्या है। अब अगला है चैप्टर 7 से, चैप्टर नंबर 7 से आपको क्या पढ़ना है देखते हैं भाई देखते हैं क्या क्या है चैप्टर नंबर 7 से। गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है भाई? गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र, ये है हमारा चैप्टर नंबर 7। भाई यहाँ से आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक तो यही है कि बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट का नियम, ये आपको एकदम से रट के जाना है। बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है भाई? भाई बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, एक बात ध्यान देना, जहाँ पास अगर बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग हैं भाई, क्या है? अनुप्रयोग, आपको अनुप्रयोग जरूर पढ़ना है, लेकिन उसमें जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन आप क्लियर कर लीजिए, एकदम कंप्लीट करके जाना है बायो सेवर्ट के नियम का डेरिवेशन। हालांकि हम डेरिवेशन यहाँ नहीं बताना चाहते, लेकिन ये आपको हम बताए दे रहे हैं कि डेरिवेशन अगर आएगा तो भाई बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग से आएगा। इसका बायो सेवर्ट के नियम का जो सूत्र हमारा आया है वो होता क्या है भाई? सूत्र इसका देखते हैं कि सूत्र इसका क्या होता है। भाई पहले इसका सूत्र होता है कि डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। भाई जब नियतांक अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है, साइन हटता है, तो यहाँ आता है कि डेल्टा बी इक्वल टू 1 माइक्रोनॉट अपान में 4 पाई आइडियल साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। ये होता है बायो सेवर्ट का नियम। भाई बायो सेवर्ट का नियम, इसका पूरा फार्मूला इधर समझ लेना कि डेल्टा बी इक्वल टू माइक्रोनॉट अपान में 4 पाई आई डी साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। ये होता है बायो सेवर्ट का नियम। तो यहाँ से क्लियर हुआ होगा भाई कि बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है। तो चलिए ठीक है, अब अगले टॉपिक की बात करते हैं कि अगला कौन सा टॉपिक था इसमें भाई। आगे इसमें देखते हैं भाई मैक्सवेल का पेंच नियम। भाई मैक्सवेल का पेंच नियम क्या होता है समझिए। भाई एक बात यहाँ पास हम बोलना चाहेंगे कि मैक्सवेल के पेंच नियम से संबंधित अगर यहाँ पास आपका मैक्सवेल का पेंच नियम ना दे दे और कह दे कि दक्षिणावर्ती
भाई कौन सा? दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। फिर भी आप कन्फ्यूज़न ना होना चाहिए भाई, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैक्सवेल के पेंच का नियम और दक्षिणावर्ती पेंच का नियम ये वही चीज़ है भाई। आपको ये ध्यान देना है कि मैक्सवेल का पेंच नियम, दक्षिणावर्ती पेंच नियम दोनों बोल सकता है आपको। दो में से एक कोई आया तो आपको लिखना क्या है भाई? वही, चाहे दक्षिणावर्ती पेंच का नियम आए चाहे मैक्सवेल के पेंच का नियम आए, सेम होता है भाई। अगला टॉपिक है हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। कौन सा है? कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। भाई यहाँ देखते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये कंप्लीट करना है। एम्पियर का परिपथीय नियम, भैया इसके भी अनुप्रयोग हैं, तमाम अनुप्रयोग हैं, वो आपको पढ़ के ही कंप्लीट करके जाना है। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है देखो बता रहे हैं भाई। देखिए यहाँ पास, एक मिनट रुकना भाई एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या मिला था हमको? एम्पियर के परिपथीय नियम से हमको मिला था कि बी डी एल वेक्टर बी वेक्टर डी एल इज इक्वल टू कितना मिला था? माइक्रो नॉट आई। कहने का मतलब इसका पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकल, भैया ये रेखीय समाकल क्या होता है? उसके धारा के माइक्रो नॉट गुना होता है। वही चीज़ है भाई यहाँ पास कि किसी सीमा के बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, ये हमारा जो दर्शा रहा है ये बंद परिपथ को दर्शा रहा है, वेक्टर बी और वेक्टर डी एल। ये हाँ ये भाई ये क्या होता है कि उसकी जो धारा है, घिरी धारा होती है, उसके माइक्रो नॉट गुना होता है। ये था हमारे एम्पियर के परिपथीय नियम से मिला हुआ जो हमारा फार्मूला था, वो यही था भाई, समझिए। चलिए अब बात करते हैं लास्ट इस चैप्टर अर्थात इस बुक के फर्स्ट बुक के लास्ट चैप्टर से, वो क्या है जो कि इम्पोर्टेंट है, समझिए। यहाँ पास देखिए भाई, देखते हैं भाई कौन सा है जो कि लास्ट है। ये चल कुंडली धारामापी, चल कुंडली धारामापी, इससे आपको क्या पढ़ना है ये समझिए भाई। यहाँ पास पहला टॉपिक हमारा आ जाता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ये आपको पर तैयार करना है एकदम 100%। आघूर्ण वाले जितने भी वो हैं आप उसको याद करके जाना भाई। और दूसरा नंबर है कि चल कुंडली धारामापी, चल कुंडली धारामापी ये भी आपको पढ़ के जाना है। और धारामापी का मीटर में रूपांतर, भाई सॉरी यहाँ पास मीटर नहीं अमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमीटर, यहाँ पास अमीटर हो जाएगा। और लास्ट है कि धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। ये तो वैसे डेरिवेशन में आ जाएगा लेकिन आप इसको कंप्लीट कर लेना भाई, ठीक है। आज का इतना ही टॉपिक। बाकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल आकाश स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ वीडियो कैसी लगी एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। मैं आपका भाई, मैं आपका दोस्त, आपका साथी आकाश यादव फिर से आप सभी का अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में। चलते हैं, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।